अखिलेश यादव वो चवन्नी वाले बयान पर जयंत चौधरी फिर कितना नाराज है, उसमें मायावती का भी जो रिएक्शन सामने, अब अखिलेश यादव ने एक नया रिएक्शन दिया है इसी चवन्नी वाली कंट्रोवर्सी में। अखिलेश यादव ने एक बार फिर जयंत चौधरी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि मुश्किल यह है कि सच बोलो तो नाराज हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कुछ कह दिया तो बीजेपी अब उनका सम्मान बढ़ाए। अगर बीजेपी 4 गुना, मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा रुपया करके भी बात कर दी क्या? मतलब रुपया भी हो गया ना, चवन्नी का 4 गुना 1 रुपया हो गया। हाँ। अगर 4 गुना सीट नहीं देती है तो ये चौधरी चरण सिंह का अपमान होगा। इसके खिलाफ हम निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। मुश्किल ये कि सच बोल दो तो नाराज हो जा रहे हैं लोग। हम तो ये कहेंगे कि जितने भी सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी, उन सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाएं। अगर हमने किसी को 30 दी हैं तो उसको 3 गुना मिलनी चाहिए, 4 गुना मिलनी चाहिए। अब तो ठीक है। हम तो चाहते हैं कि भाई अगर हमने कोई बात कह दी है तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई? 30 के 4 गुना कितना हो गया? 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं दोगे तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो। चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कर रहे हो, आप चौधरी अजीत सिंह जी का अपमान कर रहे हो। अगर उन्हें 120 सीटें नहीं मिल रही हैं तो आप उनका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। और हम लोग निंदा करेंगे, उस समय निंदा प्रस्ताव पास करेंगे अगर 120 सीट नहीं मिलेंगी उन्हें तो। अब तो ठीक है। सिक्का उछाल के 27 की राजनीति की कीमत लगाई जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। विजय जी, वो देखिए अखिलेश जी दोनों तरफ से खेलना चाह रहे हैं। एक तो यह है कि भाई परेशान है वो, क्योंकि वो एक हिस्सा तो है ही ना, चाहे आप उसे छोटा कह लें। वो खुद अकेले नहीं जीत सकते जयंत चौधरी जाटों के आधार पर भी, लेकिन वो किसी की मदद करके तो कुछ कर ही सकते ना। देखिए 30 नंबर पे आप पास नहीं होते, लेकिन मेरे पास 6 नंबर हो तो 36 नंबर पे पास हो जाते थे ना हमारे ज़माने में। तो वो 6 नंबर ग्रेस मार्क्स तो हैं जयंत चौधरी के पास। अब वो ग्रेस मार्क्स जयंत चौधरी अखिलेश यादव के पास नहीं मिल रहे, तो वो इसको किसी भी तरह से पॉलिटिकल तरीके से, और वो देखना ये आज चौधरी चरण सिंह का अपमान बोल रहे हैं, वो 15 दिन बाद 10 दिन बाद जाटों का अपमान बोलेंगे कि भाई ये जयंत चौधरी ने जाटों का अपमान करवाया कि इतनी सी कम सीटों पर चुनाव लड़के और बीजेपी ने जाटों का अपमान किया है। सर मैं तो जाट वोट की कीमत सोच रही हूँ, ये 54 से रुपया से 4 क्या हो क्या रहा है। हर्षवर्धन जी कौन फंस गया है? हर्षवर्धन जी वो इकोनॉमिक्स वाले आदमी हैं, वो सही बता सकते हैं कि क्या हिसाब बैठेगा। नहीं देखिए, इस पर तो बड़ा रोचक हो गया है ना कि हर कोई कह रहा है कि अखिलेश जी इतने डेस्परेट हो चले हैं कि वो दरअसल ये इस वक्त ऑफर प्राइस दे रहे हैं। मतलब होता है ना मार्केट में ऑफर प्राइस, तो वो ऑफर प्राइस चल रही है कि ठीक है भाई इस वक्त ये है, चलो आ जाओ। वो आता है ना कि फलाना बॉक्स सेल, ये सेल, वो सेल। तो अखिलेश जी को लग रहा है कि हम मतलब उस तरह से बिक नहीं रहा है माल, तो उसके लिए ऑफर प्राइस दे रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर ये लोग आ जाएं, अब पैकेजिंग तो, चवन्नी की होती है सर क्या? लेकिन ये बताइए ना, मैं अपनी वाली बात तो कर सकता हूँ। मैं कहूँ कि नहीं विजय जी ऐसे ऐसे करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे लग रहा है कि विजय जी तो बड़े अच्छे से कर रहे हैं, तो अब इनका वाला बिगाड़ने के लिए मुझे करना है। तो 2 ही तरीका है, या तो बिगाड़ने के लिए, या मेरे मन में है कि इस बिगाड़ने से कहीं मेरा कुछ भला हो जाए। तो ये ऑफर प्राइस है, सेल टाइम है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन इसमें सर्वाधिक चिंता कांग्रेस पार्टी। सेल टाइम है या परचेस टाइम है? नहीं सेल टाइम है, अपने को बेच रहे हैं वो। ठीक है, अपने आप को आप समझिए ना, ऑफर प्राइस बेच रहे हैं कि भाई आप वो ऑफर जो दे रहे हैं अपने को बेच रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट है, तुम ले लो, हमारी तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें सर्वाधिक चिंता की बात किसके लिए? सर्वाधिक चिंता की बात है जो पुणे में छात्रों की गूंज करने जा रहे हैं। जो पुणे में छात्रों की गूंज करने जा रहे हैं उनके लिए सर्वाधिक चिंता की बात है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के लिए। ठीक, क्योंकि ये और कांग्रेस तो सहयोगी हैं। वैसे ही कांग्रेस को लग रहा है भाई कितनी सीट दोगे, कोई कह रहा है कि 100-120 पर कांग्रेस मान गई है। अब कांग्रेस अगर 100 पर मान जाएगी तो उसके लिए भी चिंता की बात होगी। लेकिन इस सब में ये भी तो समझिए ना कि जैसे राहुल जी के लोग, कांग्रेस 120 से भी ज्यादा पर मानेगी। मतलब आप उतना भी नहीं देने को तैयार? नहीं, मैं नहीं पता मुझे। मैं तो उतना संगठन है सर, आप अखिलेश इस बात उतना संगठन है, ये भी तो अखिलेश यादव क्यों बोल रहे हैं? अखिलेश यादव ने 2022 में 33 सीटें दी थी आरएलडी को,
हालांकि 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार 33 सीटें दी थी। अब वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम 4 गुना सीटें, तो टोटल सीटें पश्चिमी यूपी 70 सीटें आती है, 33 सीटें आपने दी थी। अब वो जयंत चौधरी को संदेश दे रहे कि बेटा मैंने तो 33 सीटें दे दी थी, अब तुम बाकी लेके देखो बीजेपी से 33 सीटें वहां के अंदर, अब तुमको बीजेपी कितना देती है। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने कह दिया कि भाई मैंने तुमको 33 दी थी, अब तुम 4 गुना ज्यादा उनसे सीटें या उससे ज्यादा सीटें लेकर देख लो। प्रेशर बनाए थोड़ा लेकिन सा। एक जो है इसको आप देखिए ना, इस वक्त इतना आसान नहीं। ये सब तो हम लोग इनकी बात कर रहे हैं जो चल रहा है। अभी हमने ब्राह्मण की बात कर ली, अभी हमने सब बात कर लिया, छात्रों को गूंज कर लिया। जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन कल हुआ, वहां भी तो एक वर्ग ही था ना, कि वो वोटर नहीं था, रिजर्वेशन हटाओ वाला मांग लेकर। अच्छा, सीजेपी को तो आसानी से सब कुछ परमिशन भी मिल गई, इनको तो बलपूर्वक हटा भी दिया गया, रात में भारी फोर्स लगा के हटा दिया। उन तिलचट्टों को तो नहीं हटा पाई थी यही सरकार। तो क्या वो कोई मैटर नहीं करेगा क्या? और राहुल गांधी भी इनके लिए नहीं गए, ये भी समझिए ना। जंतर मंतर पर वो पैलेट गन वाले के साथ लेकर गए थे FIR कराने, जो बेचारे बल पूर्वक हटाए जा रहे थे, जहां सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रभक्ति के नारे लग रहे थे, जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। मैं विजय जी की बात पर लेकर जाऊंगी, जो पिछले डिस्कशन में उन्होंने कहा। नहीं तो पूछ लीजिए ना। हनुमान एलर्जी चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो राहुल कहूंगी, गांधी, लेकिन स्थिति कुछ वैसी तो है। सर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई हनुमान है, चालीसा पढ़ेंगे तो राहुल गांधी जाएंगे क्या? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मीटिंग के बाद, वो आपको सुनाते हैं। कहीं ना कहीं उनके शीर्ष नेतृत्व में, खास करके सोनिया जी और राहुल जी में अफरा तफरी का माहौल था, मानो कुछ अपशब्दों का प्रयोग हो रहा हो। जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी। तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कुर्सी मंगाया जा रहा था, मगर 19 अगस्त 2026 आज से कुछ दिनों पहले CWC के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा, 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे। हम सब जानते हैं 1937 में यह निर्णय क्यों लिया गया था। वंदे मातरम 1875 नवंबर 7 तारीख को लिखा गया था ऋषि बंकिम जी द्वारा, और वह दिन था अक्षय तृतीया का दिन। अक्षय तृतीया मतलब जो क्षय नहीं हो। यह एक ऐसा बीज मंत्र है देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, जिसके लिए करोड़ों लोगों ने बिना सोचे, बिना जाने, केवल वंदे मातरम बोलते हुए उन्होंने अपने जीवन को न्योछावर किया है भारत मां के ऊपर। 7 नवंबर 1875 जब उसका 100 साल की पूर्ति होती है, 1975 में देश में आपातकाल की परिस्थिति रहती है। उस समय इमरजेंसी चल रहा होता है कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में। हम 100 साल मना नहीं पा रहे। 150वां साल मनाया जाता है, सदन के अंदर चर्चा की जाती है। शीतकालीन सत्र 2025 में 8 तारीख को लोकसभा में चर्चा होती है 11 घंटे से अधिक समय के लिए, और राज्यसभा में 9, 10 और 11 तारीख को चर्चा होती है 12 घंटे 50 मिनटों के लिए, और वंदे मातरम की विस्तृत जानकारी समस्त देशवासियों को दिया जाता है कि किस प्रकार वंदे मातरम का गायन होता था और किस प्रकार संपूर्ण वंदे मातरम आनंद मठ का हिस्सा होता था, और किस प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने 1906 में, क्योंकि वंदे मातरम लिखा गया था ऋषि बंकिम जी द्वारा, क्यों? क्योंकि 1905 में बंग भंग हो रहा था। बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए, बंग भंग को रोकने के लिए वंदे मातरम लिखा गया था। 1906 में बरिसाल में, जिस समय वंदे मातरम का उच्चारण करके नर और नारी निकले थे, उस समय ब्रिटिश सरकार ने उसे बैन किया कि कोई वंदे मातरम गा नहीं सकता है, मगर फिर भी बरिसाल में वंदे मातरम गाया गया। और उसके पश्चात 1907 में मैडम बीकाजी कामा ने वंदे मातरम लिखे हुए झंडे को भी फहराया। जो ब्रिटिश सरकार वंदे मातरम को रोक रही थी, आज वही कांग्रेस सरकार वंदे मातरम को रोक रही है।
आप चिंता करके देखिए, ये छोटा विषय नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है, यह विषय देश के विभाजन का है। याद करिए 1937 से पहले कांग्रेस के अधिवेशन 1923 में काकीनाडा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय पंडित विष्णु दिगंबर जी गाने वाले थे वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम, मगर कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली वो वॉकआउट करते हैं कि मैं नहीं गाने दूंगा संपूर्ण वंदे मातरम। और 1923 के उस प्रकरण के बाद 1937 में पहली बार नेहरू जी के कहने पर वंदे मातरम को विभाजित किया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, केवल एक हिस्सा ही गाया जाता है। परिणाम क्या हुआ? जो चिट्ठी 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को लिखा था, वह स्पष्ट रूप से उस चिट्ठी को पढ़िएगा तो नेहरू जी, जिन्ना जी की जो डिमांड्स थी, 14 जिन्ना के डिमांड्स थे, उनके सामने घुटने टेकते हुए नेहरू जी कहते हैं हमने मान तो लिया है, आप वंदे मातरम पर प्रतिबंध चाहते हैं, मान तो लिया है हमने, हम संपूर्ण वंदे मातरम का पठन नहीं करेंगे, कांग्रेस उसे नहीं गाएगी, मगर यही तुष्टीकरण की बीज, this seed of appeasement which was sowed by Pandit Jawaharlal Nehru in the year 1937 was the seed of partition. यह विभाजन का बीज बनता है। और उस समय जिन ताकतों को शक्ति मिली, उन ताकतों ने देश को आगे चलकर विभाजित किया। आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा और उसके बाद CWC में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने शायद पढ़ा नहीं है कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था वंदे मातरम के लिए। मैं पढ़ना चाहूंगा महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था वंदे मातरम के लिए। महात्मा गांधी ऑन वंदे मातरम, नो मैटर what its source was and how and when it was composed, it has become a most powerful battle cry among Hindus and Muslims of Bengal during the partition days. It was anti-imperialistic cry. As a lad, when I knew nothing of Ananda Matha or even Bankim, its immortal author, Vande Mataram had gripped me. And when I heard it, sung it, it had enthralled me. I associated the purest national spirit with it. I repeat, I associated the purest national spirit with it. It never occurred to me that it was a Hindu song or meant only for Hindus. Unfortunately, we have fallen on evil days. Unfortunately, we have fallen on evil days. This is what Mahatma Gandhi said. गांधी जी ने कहा दुखद दिन आ गए हैं। उसके आगे भी पढ़ देता हूं एक सेंटेंस गांधी जी का। And that was all pure gold. That was all. वो 6 छंद, that was all pure gold before has become base metal today. जो पहले प्योर गोल्ड था अब वो बेस मेटल बन गया है। यह गांधी जी का मानना था। और आज कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाया है। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। हम भी इसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। 2 नेशन थ्योरी को 1937 के कांग्रेस रिजोल्यूशन ने बोया था, वहां आरंभ हुआ था। पुनः यह जो कोशिश की गई है, इस कोशिश को किसी भी कीमत पे हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। इतना ही नहीं, इस बार मॉनसून सत्र में आप सबको पता है, मॉनसून सत्र में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026 पारित हुआ। क्यों पारित हुआ? 26 जनवरी 1950
24th January 1950, none other than the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, राजेंद्र बाबू, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके खुद का वाक्य था कि राष्ट्रीय संगीत, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और जनगण मन दोनों को एक ही दृष्टिकोण से देखा जाएगा और दोनों को एक समान सम्मान प्राप्त होगा. दिस इज वॉट ही डिक्लेयर्ड ऑन 24th of January 1950. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष. और उसके पश्चात धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और तमाम सांसदों को जिन्होंने खड़े होकर एकमत होकर कहा कि हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और नेशनल ऑनर को इंसल्ट नहीं होने देंगे. जनगण मन के बराबर हम वंदे मातरम को खड़ा करेंगे. हां, किसी को बाध्य नहीं करेंगे, मगर जो बाधित करता है वंदे मातरम को आगे बढ़ने से, वंदे मातरम को गाने से, वह दंडित होगा. आप चिंता करिए किस प्रकार से बाधित करने की कोशिश की गई वंदे मातरम को, वह भी कांग्रेस के मुख्यालय में. आप मुझे यह बताइए, आज देश से मैं पूछता हूं, पार्लियामेंट बड़ा है या सीडब्ल्यूसी बड़ी है? किसके आधार पर देश चलेगा? पार्लियामेंट में जो निर्णय होंगे उसके आधार पर देश चलेगा या फिर सीडब्ल्यूसी की कमिटी में जो निर्णय लिए जाएंगे, जो रिजोल्यूशन लिए जाएंगे, उसके आधार पर देश चलेगा? जब पार्लियामेंट में नियम बनते हैं, जब पार्लियामेंट में कानून पारित होते हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग सीढ़ी में बैठे रहते हैं पार्लियामेंट में, वहां वेश बदल के आते हैं, वहां अपमानित करते हैं दूसरों को. कोई साधु बन के आता है, कोई साधुओं को पीटता है, वहां अपमान किया जाता है. जिस समय कानून पारित हो रहा होता है, आप कानून के विषय में कोई संबंध नहीं रखते हैं, वहां अंदर मौजूद नहीं रहते हैं और सीडब्ल्यूसी में आप नया कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं. खबरदार, खबरदार, वंदे मातरम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी. हां, हम जानते हैं इसी राहुल गांधी जी ने अपने एक बंद बैठक में, जिसको मीडिया के बंधुओं ने उजागर किया था, यह ऐलान किया था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है. उन्होंने कहा था हां हम मुसलमानों की पार्टी है, मगर उसका अर्थ यह नहीं है कि देश को आप इस प्रकार वंदे मातरम के माध्यम से विभाजित करने की कोशिश करेंगे. और वंदे मातरम, जैसे गांधी जी ने कहा, यह देश का गान है, यह मंत्र राष्ट्र का है, यह हिंदू और मुसलमानों के बीच में विभाजन का तरीका नहीं है. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का. पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जो हमेशा कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम संपूर्ण रूप से गाया करते थे, 1938 पे हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं गाऊंगा क्योंकि आप संपूर्ण वंदे मातरम का पठन अलाउ नहीं कर रहे हैं. नेहरू जी के सामने मना कर दिया. और 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ तो वल्लभ भाई पटेल जी ने पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, जो उस समय चेन्नई में होटल वुडलैंड में मौजूद थे, उन्हें फोन किया और उन्होंने, वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि आप वंदे मातरम गाइए ऑल इंडिया रेडियो में 6:30 बजे. उन्होंने कहा एक ही शर्त में गाऊंगा, अगर पूरा वंदे मातरम गाने का मुझे अनुमति मिलेगा. पूरा वंदे मातरम उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में 15 अगस्त 1947 को गाया. अब जो बात संबित पात्रा कह रहे हैं वही वंदे मातरम का विषय है. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को रुकवाया, जानबूझ करके कांग्रेस कार्यालय में हुए कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम का अपमान किया गया. वंदे मातरम के सम्मान के साथ कोई भी समझौता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं होगा. वंदे मातरम जो अपना 150वां वर्षगांठ मना रहा है और फिर उसे वो कानूनी संरक्षण मिल गया है, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ये असम्मान क्यों कर रही है? और जो भी हुआ हाल के दिनों में राजकुमार जी, हमने तो देखा ही, चाहे वो कांग्रेस मुख्यालय में हुआ, फिर गोवा में हुआ, फिर 19 अगस्त को केसी वेणुगोपाल का ये कहना कि अब तो ऐसे ही होगा, वंदे मातरम 2 पैरा ही गाए जाएंगे. देखिए, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं. जिस दिन ये सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस का स्टैंड मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से भी गलत है, रणनीतिक रूप से भी. राजनीतिक रूप से इसलिए गलत है कि अभी तक जो बीजेपी या बीजेपी की सरकार डिफेंसिव नजर आ रही थी छात्रों के मुद्दे पर या दूसरे मुद्दों पर, उसको आपने एक
उसका जो फेवरेट टर्फ है राष्ट्रवाद का वो दे दिया और आपने अपने आप को एंटी नेशनल पोर्ट्रे करने का मौका दे दिया। दूसरा, रणनीतिक रूप से भी ये आपको भारी पड़ेगा जी। क्योंकि आपके जो मुद्दे थे वो पिछड़ रहे हैं। वो ठीक है, कल थोड़ा चीज़ें बदली हैं। और दूसरा तर्क जो दिया जा रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से उससे कतई सहमत हूँ। यह बात सही है कि 1937 में जब ये फैसला हुआ था कि 2 छंद गाएंगे, बाकी पूरे 6 नहीं गाएंगे, तो उसमें मुस्लिम भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था। लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि मुसलमान इसके विरोध में हैं। जी। हो सकता है कुछ मुखर जो नेता है विरोध करते हो, लेकिन उसका कोई तार्किक आधार मुझे नहीं आता। आप 2 उदाहरण देखिए। एक उदाहरण परसों विजय जी ने भी दिया था, ध्रुपद गायक का, रस खान और रहीम। कृष्ण को लेकर के जितना इन्होंने लिखा और जितना बढ़िया लिखा है, कितने हिंदू कवि है जिन्होंने लिखा है, सूरदास को छोड़ दीजिए, क्या वो मुसलमान नहीं थे? चलो पुरानी बात हो गई भक्ति काल की, आधुनिक दौर में आ जाते हैं। बॉलीवुड में मीना कुमारी कौन थी? कितने भजन उन्होंने गाए पर्दे पर? दिलीप कुमार कौन थे? मोहम्मद रफ़ी कौन थे? मतलब ये आप पर्दे पर गा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई क्लैश है। ये सीधे सीधे वोट बैंक पॉलिटिक्स का मामला है। और दुर्भाग्य ये है कि जिन मुस्लिम मौलानाओं को, बुद्धिजीवियों को आगे आकर के इस मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहिए था जी, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। नतीजतन जो छुटभैया पॉलिटिशियन है वो उसको, माहौल को आगे बढ़ाने का, बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें एक विषय तो ये भी है ना विजय जी कि खुद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशनों में 1937 से पहले बहुत सारे, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी हैं, बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्रीय अध्यक्षों की अध्यक्षता में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ। तो फिर अब ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कैसे हो गई? नहीं, अब वो उनको लग रहा है, देखो दोनों, जब 1937 में फैसला हुआ तब भी जो वर्किंग कमेटी थी उसमें सब लोग थे। सरोजनी नायडू भी थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, गांधी भी थे, नेहरू भी थे, बोस भी थे। लेकिन उस समय उनको ज़रूरत लगी होगी कि वो होगा। मैं ये समझ रहा हूँ, जो कांग्रेस को शायद समझ में आ रहा हूँ, मैं इसकी राजनीति रणनीति पर नहीं जा रहा, लेकिन ये इशू भारतीय जनता पार्टी अगर समझ रही है कि वोट का इशू हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। बाकी सब चीज़ों पर हम बहस कर सकते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये इस देश का आज के समय का वोट का इशू नहीं बनेगा। बीजेपी को इससे आगे निकलना ही पड़ेगा। बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा या कांग्रेस बीजेपी को कोई एक्स्ट्रा वोट नहीं मिलेगा, बीजेपी को एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, और कांग्रेस को भी नहीं मिलेगा। कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होने वाला, मैं लिख कर दे देता हूँ आपको इससे। ठीक है, कांग्रेस का कोई नुकसान इस रणनीति से, कोई फायदा होगा वो भी नहीं कह रहा, लेकिन कांग्रेस का कोई नुकसान होगा इस स्टैंड पर, मुझे नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ भले ही बीजेपी को उसका वोट बढ़े ना बढ़े, लेकिन कांग्रेस को एक्सपोज करना जरूरी है इस मामले को लेकर। ये वोट का मामला नहीं है, ये राष्ट्रभक्ति का मामला है कि आप वंदे मातरम को लेकर जो 1937 में आपका रुख था कि जो आप मुसलमान लोगों के लिए आपने जिस तरीके से घुटने टेके थे, 90 साल बाद भी 2026 में भी आप उसी मुसलमानों के लिए घुटने टेक रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि एक्सपोज करना जरूरी है। वोट मिले ना मिले, देश की जनता को जानना जरूरी है कि कांग्रेस आज भी वहीं पर खड़ी है जो 1937 में कांग्रेस जहाँ खड़ी थी। आज भी 2026 में 90 साल बाद भी कांग्रेस की मानसिकता वही है कि मुसलमानों के सामने झुको और मुसलमान जो कहे वो करो। तो मुझे लगता है कि देश की जनता को देश के सामने आना जरूरी है, वोट मिले न मिले। और जब देश की जनता समझ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी समझाने में सफल हो जाएगी कि किस तरीके से कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और सिर्फ मुसलमान वोटों के लिए वो इस तरीके से वंदे मातरम के साथ एक जिद अख्तियार कर लिया है कि हम 2 पद ही गाएंगे। 3 मिनट 10 सेकंड का, अगर ये 3 मिनट 10 सेकंड का कांग्रेस राष्ट्रगीत गाने की स्थिति के अंदर नहीं है, यह बता रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कितने आगे बढ़ गई है। ये वोट का मामला नहीं है, ये देश के हमारे जो चिन्ह है, जो हमारे प्रतीक चिन्ह है, जिन पे हम गर्व करते हैं, उसके लेके राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत हो गया, उसको लेके कांग्रेस का रुख क्या है, देश को जानना जो राष्ट्र सम्मान के विषय है उनको, बल्कि मैंने एक बात और कही थी कि जो बहस हो रही है कि धार्मिक प्रतीक है, धार्मिक, कल भी हमने बात की थी कि धार्मिक प्रतीकों को हमेशा सांप्रदायिक प्रतीकों के तौर पर नहीं देखना चाहिए। और राष्ट्रीय सम्मान के जो विषय हैं
वो सबके लिए स्वीकार्य होने चाहिए, इस तो पर उसको कोई बहस नहीं हो सांप्रदायिकता सकती। मैं मानता तो उसका कौन है एक सर? पॉलिटिकल एंगल पर बात कर रहा था, इसको वंदे मातरम से मत जोड़ कर कांग्रेस दीजिए। तो सांप्रदायिक वंदे मातरम का वो सम्मान मुस्लिम सबको ही है ना, करना चाहिए। राम मंदिर को सांप्रदायिक राहुल गांधी आईयूएमएल मानते की हैं, भी राहुल बात कर गांधी ले, मानते आईयूएमएल भी नहीं। उसको मानता है कि वो हिंदू प्रतीक है। एक बात, पहली बात तो उसमें हिंदू प्रतीक जैसा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आईयूएमएल का मैं तो कह रहा स्टांस हूँ, कह रही वही कह रहा हूँ, हूँ, फिर भी अगर कांग्रेस का कोई कहे- स्टांस, आईयूएमएल का स्टांस, फिर भी अगर कोई जी। कहे तो फिर प्रतीक होने पर हिंदू प्रतीक भारतवर्ष में ऐसे आप उसको खारिज करेंगे, देश की सबसे पुरानी पार्टी। एक तो ये हर हिंदू के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी ले जाने की कोशिश कर रही है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों की सत्ता हो गई, 12 की हो चुकी है, 15 के लिए उनके पास मैंडेट है। अब जिसको कहते हैं ना कि राम मंदिर का मुद्दा रहा नहीं, 370 उन्होंने रिजॉल्व किया, एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ है, यानी भाजपा ने जो जो कहा, वो जो एजेंडा कहती है उसको पूरा करती है। वंदे मातरम पर उन्होंने समय नहीं लिया कि अच्छा चलो हम करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। 240 वाली पार्टी है, फिर भी कानून बना दिया कि सब लोग 6 के 6 छंद गाएं। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसको उस तरह से देख रही है जो 303 से 240 चली आई थी, फिर से वो अपने उस वाले मतदाता समूह को अपने साथ लाने के लिए कर रही है। ये वोट बढ़ाना या कांग्रेस का वोट घट जाएगा इसमें नहीं, ये अपने मतदाता समूह को पक्के तौर पर लाने कि हमारा जो नेशनलिस्ट एजेंडा है, हम जो राष्ट्रीय विमर्श पर, उससे कहीं डिगे नहीं। और ये तो सबको लेकिन उसके ऊपर तो किसी को शक होना नहीं चाहिए। नहीं, शक तो पॉलिटिकल होता है ना, शक नहीं होता है। पॉलिटिकली तो आप कहते हैं ना कि भाई हम भी स्पेसिंग की बात कर तो रहे वो हैं। बताएंगे ना कि कांग्रेस इसमें हमेशा ऐसे ही करती रही है। और हर हिंदू को ये पता तो होना चाहिए ना कि भाई अगर तुम ही दुर्गा दशपहरण धारणी पर वो नई बात करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके जरा सा भी टीका होगा, तिलक होगा, जनेऊ होगा, पूजा होगी, मंदिर होगा, देवता होंगे, देवी होंगे, तो फिर नेहरू जी बन जाएंगे सेकुलर और कहेंगे कि राजेंद्र प्रसाद जी मत जाइए। एक लाइन की बात है, ये वो स्थापित करने की कोशिश कर रही है।